नमस्कार, इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में आपका स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। देश में कोरोना संकट के बीच जो सबसे बड़ी आपदा सामने आई वो है ऑक्सीजन की कमी, और यह संकट अस्पतालों और मरीजों पर कहर बनकर टूटा। कोरोना से इतनी मौतें न हुई होती अगर ऑक्सीजन को लेकर इंतजामों पर पहले से कड़ी नजर रखी जाती, वक्त रहते एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। लेकिन अब हालात काबू से बाहर हैं, लोग बेहाल हैं और सरकारें तमाम कोशिशों के बाद भी ऑक्सीजन की कमी को पूरा नहीं कर पा रही। ऑक्सीजन संकट पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। देश के जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, रेलवे के एडीजी डीजे नारायण भी हमारे साथ होंगे, साथ ही हमारे दर्शक हमारे साथ लगातार कोविड ओपीडी में जुड़ रहे हैं, उनके भी सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ऑक्सीजन संकट से जुड़ी कुछ दूसरी खबरों से आपको रूबरू करा दें। खास बात यह है कि ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीजों को लगातार परेशानी हो रही है। गाजियाबाद के लोहा मंडी में ऑक्सीजन एजेंसी में ऑक्सीजन के लिए एक युवक 3 दिन से इंतजार कर रहा था, लेकिन वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते युवक के पिता की मौत हो गई। वहीं मेरठ के न्यूट्रीमा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मौतों की अब तक की खबर है। इससे गुस्साए परिजनों ने आज अस्पताल में तोड़फोड़ भी कर डाली। ये लोगों का गुस्सा है जो अपनों को खोने के चलते उपज रहा है। ये लोगों का गुस्सा है उस स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो 70 साल बाद लचर तो नहीं लेकिन लाचार जरूर हो गई है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब खबर उत्तर प्रदेश से भी ले लेते हैं, जहां पर कोरोना से हालात बेकाबू हैं। बहराइच जिला अस्पताल की एक तस्वीर सामने आई जहां देर रात एक महिला को परिजन लेकर आए, उसकी सांस उखड़ रही थी। मेडिकल स्टाफ के ऑक्सीजन सिलेंडर से इनकार करने पर साथ में मौजूद बेटियों ने मुंह से ही मां को ऑक्सीजन देने की कोशिश की। बहराइच जिला अस्पताल के ड्रेसिंग रूम का ये वीडियो वायरल होने के बाद उस दावे की पोल खुली जिसमें ये कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये तो बस एक बहानगी है। कुछ दिन पहले ही आपने उत्तर प्रदेश के ही आगरा की तस्वीर देखी होगी, और यहाँ भी एक कोरोना संक्रमित पति को पत्नी ने अपने मुंह से ऑक्सीजन देकर जान बचाने की कोशिश की। ये दोनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आगरा की खबर दुखद इसलिए है, ये जानते हुए वो महिला कि उसका पति कोरोना संक्रमित है, खुद को उस खतरे में डालने से पीछे नहीं हटी, लेकिन इसका अंतिम परिणाम ये रहा कि पति की उसके बावजूद भी मौत हो गई। तो ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि हम दावे क्या करते हैं, हम लोगों को किन बातों में भरमाते हैं, लेकिन असलियत होती क्या है। और उधर लुधियाना में एक मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर मरीज का ठीक से इलाज न करने के आरोप लगाए। परिजनों ने इलाज में लापरवाही को लेकर हॉस्पिटल के ऊपर केस भी दर्ज कराया है। वहीं वाराणसी की बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों की यहां लूट जारी हो गई है। वाराणसी में मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों से सीसीटीवी तक मांगा, लेकिन अस्पताल मैनेजमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे मौके पर जब तमाम डॉक्टर्स अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं और कुछ एक ऐसे डॉक्टर्स भी गिरफ्त में आए हैं जो इस मौके में, इस आपदा में अपने लिए कमाई के अवसर ढूंढने में लगे हुए हैं। लुधियाना और वाराणसी की ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पे एडमिट थी 60 इयर्स की और कोरोना पॉजिटिव थे। जब मैंने यहाँ पे इनको दाखिल कराया, मम्मा को बिल्कुल सही थे, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन था। और उसके बाद जब इनकी ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रही थी तो मैंने डॉक्टर को बोला ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रही है, जरा देखो, ध्यान दो। तो वो कहते कोई बात नहीं, ध्यान दे रही है। डॉक्टर को बोल दिया, हमने बता दिया, डिटेल बता दी है। जब मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ, डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है, मैसेज कर रहा हूँ हाथ जोड़ के बचा लो मम्मा को, तो वो मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। नीचे इमरजेंसी में डॉक्टर सारे बैठे हैं लेकिन ऊपर कोई नहीं जा रहा है। जब मैंने बोला कि उनको NIV दो तो बच जाएंगे, हाँ ठीक है हम जा रहे हैं ऊपर, डॉक्टर को NIV इनके पास होने के बावजूद भी इन्होंने ना दी है, NIV नहीं दी। हमें करीब 10 साढ़े 9-10 बजे के बीच फोन आया था अरोड़ा न्यूरो सेंटर से कि कोई कोविड पेशेंट उदेश वर्मा नाम के लेडी थे जिसके 60 साल उम्र थी, वो इधर एडमिट थे कोविड की प्रॉब्लम की वजह से। उनका सुबह पेशेंट की डेथ हो गई है। डेथ होने के बाद उनके परिजनों को थोड़ा सा मतलब खदशा था कि शायद कि अनगैली से अनगैली से मौत हुई है। ऑक्सीजन की बात आ रही है, हमने जो पीड़ित परिवार है उनको कहा कि दरखास्त देंगे, वो हमें दरखास्त दे रहे हैं, कंप्लेंट ले ली है उनकी।
आगे जो होगी इंक्वायरी में जो आएगा, जो बनती कार्रवाई होगी वो तो की जाएगी। पेशेंट 64-year-old फीमेल है, शी इज ओल्ड, शी हैज कोमॉर्बिडिटीज, उनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं। उसके अलावा उनकी 70% 60 से 70% लंग इन्वॉल्वमेंट है। सर कभी कोई डॉक्टर नहीं पेशेंट को मनाता। हमारी कोशिश है बचाने की। जो लिमिटेशन होती है ना, एक चीज कहते हैं लिमिटेशन इज नॉट ऑफ द ट्रीटमेंट, लिमिटेशन इज ऑफ द डिजीज। ये बीमारी ऐसी है, पूरी दुनिया जूझ रही है। उस लॉस के अंदर हम मेडिकल सिस्टम के ऊपर हम सवाल उठाएं, पूरी दुनिया में इसकी वजह से तबाही मची हुई है। आज की डेट में ऐसा हो गया है, चाहे ऑक्सीजन है चाहे दवाई है, ये सब सरकार ने उसको रैशनलाइज कर दिया है। उन्होंने पूरी सिचुएशन का जायजा किया, कंट्रोल किया। जो हमारी ऑक्सीजन है उसकी मीटरिंग की जाती है। हमारा सिर्फ एक ही एम है कि हम इस सिचुएशन को कंट्रोल करें। उसके अंदर ये बहुत दुख की बात है कि किसी की मृत्यु हो जाती है। पंजाब से खबर आ रही है, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी है। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से हालात और बिगड़ गए। पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे 2 लोगों को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने इन 2 लोगों को अरेस्ट किया क्योंकि रेमडेसिविर की कालाबाजारी में लगे हुए थे। यही वो लोग हैं जिनके पीछे और बड़े बड़े भी खिलाड़ी हो सकते हैं, जिनका केवल और केवल एक काम है, तड़पते, परेशान, रोते, बिलखते मरीजों से, जनता से जितना चाहे उतना पैसा वसूल सको और उस पैसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। और भारत में बढ़ते कोरोना को लेकर विदेशों से भी लगातार अब मदद आ रही है। ब्रिटेन ने वेंटिलेटर समेत कई मेडिकल उपकरण भारत को भेजे हैं, तो वहीं जर्मनी ने भी 4 ऑक्सीजन कंटेनर भेजे हैं। चीन के ग्वांझाओ से स्पाइस जेट का कार्गो प्लेन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर पहुंचा है। 3 अलग अलग जगहों से भारत के पास ये मदद आ रही है। वजह सिर्फ इतनी है कि भारत में, विश्व में इस वक्त कोरोना ने सबसे ज्यादा हाहाकार मचा दिया है। एक वक्त था जब भारत के साथ साथ पूरे विश्व की स्थिति वही थी जो आज भारत की है, लेकिन तब भारत बेहतर स्थिति में था। तब भारत ने विश्व को मदद पहुंचाने की कोशिश की थी। आज भारत की हालत खराब होते देख विश्व मदद करने पर लग गया है। चीन से कंसंट्रेटर, जर्मनी से ऑक्सीजन और ब्रिटेन ने वेंटिलेटर की खेप भिजवाई है। ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा इटली ने भी भारत को मदद भेजी है। इटली ने 20 वेंटिलेटर्स कोविड किट भारत को भेजे हैं। इटली की मदद नई दिल्ली पहुंच चुकी है। एक एक करके विश्व के तमाम देश इस बात को समझ रहे हैं कि अगर ऐसे मुश्किल वक्त में भारत का साथ छोड़ दिया और भारत को इस समस्या से खुद ही निपटने के लिए छोड़ दिया गया, तो आगे एक न एक दिन अगर ऐसी स्थिति उनके देश में पैदा होती है तो वो भी अकेले पड़ सकते हैं। लिहाजा ये वक्त सबके सहयोग का है, सबके साथ का है। देश में ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लगातार प्रयास किया जा रहे हैं और इसी कड़ी में एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर 12 घंटे लगातार उड़ान भरने के बाद जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पहुंचा, जहां से ऑक्सीजन सप्लाई और दूसरे मेडिकल उपकरण लेकर यह विमान अब जल्द स्वदेश वापस आ जाएगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं, एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पहुंचा है। जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे, इटली, यूरोप के तमाम देशों में हालात बेहतर हैं, लिहाजा वहां से मदद आ रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ कोविड के इस आपातकाल के बीच में कोविड ओपीडी इंडिया न्यूज के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर युगल मिश्रा जुड़े हुए हैं, मणिपाल हॉस्पिटल से हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ डीजे नारायण साहब एडीजी रेलवे इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का, आप दोनों वरिष्ठ लोगों का, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक आपको इस वक्त सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है आपके जरिए हालात को बेहतर तरीके से समझेंगे और कहीं बहुत तमाम आशंकाओं, तमाम सवालों में घिरे होने के बावजूद उनको कुछ सहारा जरूर मिलेगा। मैं सबसे पहले एडीजी रेलवे डीजे नारायण साहब के पास आना चाहता हूं। नारायण साहब, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पहियों पर चलती इस जीवन रेखा के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस देश में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रेलवे है, सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे के पास है, और रेलवे इस कोविड के दौर में ऑक्सीजन को, जो सांसों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, वो रेलवे की एक कोशिश है। जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, जो एक एक सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं, रेलवे उनके लिए कितनी जी जान लगा रही है और क्या रेलवे करने की तैयारी में है। नमस्कार।
थैंक यू फॉर इनवाइटिंग रेलवे रिप्रेजेंटेटिव टू योर शो। कि आपके जरिए से हम बताना चाहेंगे कि वंस इन अ सेंचुरी जो ये चैलेंज है, पैंडेमिक है, 100 साल में भी शायद रेयरिटी होती इस तरीके का आना, तो हम पूरा देश उससे लड़ रहा है और रेलवे उस लड़ाई का एक अहम हिस्सा है। जैसे ही रेलवे को इस बात का इल्म हुआ कि उसकी ज़रूरत है देश को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, तो रेलवे तुरंत उसकी तैयारी में कूद पड़ा। इसके पहले कि कोई स्टेट बोलता, रेलवे ने अपने मंत्रालय स्तर पे उसकी अपने औपचारिक तैयारी स्टार्ट करी कि पूरा जिन जिन रास्तों से ट्रेन जा सकती है, जहां से जा सकती है, उसका रेके करना स्टार्ट किया। किस स्टील प्लांट से गैस आएगी, उसको किस रूट से किस तरह कौन बड़े बड़े सेंटर्स पर ले जाया जा सकता है, उसकी तैयारी स्टार्ट करी। तो हमने 6-7 ऐसे रूट्स आइडेंटिफाई किए। दुर्गापुर से दिल्ली लाया जा सकता है, जामनगर हापा से कहाँ कहाँ जा सकता है, महाराष्ट्र जा सकता है, दिल्ली की तरफ आ सकता है। इसी तरीके से आपका राउरकेला साइड से, उड़ीसा साइड से जो प्लांट से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो उसकी हमने मैपिंग करी बड़े बड़े स्टेशंस की, और वो कहाँ जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये बड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन ले जाना एक इज नॉट ए नॉर्मल कार्गो जैसे रेलवे फ्रेट ऑपरेशंस करते हैं। इट्स अ वेरी डेलिकेट ऑपरेशन, और क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट कमोडिटी इटसेल्फ इज लिटिल कंबस्टाइल, तो उसको बड़े ध्यान से ले जाना पड़ता है। जिस रास्ते से ले जाएंगे हम, वहाँ पे कई बार होता है कि आपके टनल्स हैं, ओवरहेड केबल्स हैं, बिजली के तार होते हैं, तो हर टैंकर की साइज स्टैंडर्डाइज पहले इस हिसाब से नहीं खरीद गई थी, तो इसके हिसाब से हम ढालना पड़ा कि कितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी तैयारियां करी गई, और जब स्टेट्स हमें टैंकर ला के दे देते हैं तो रेलवे ने अपनी तैयारी, अपना काम स्टार्ट किया। तो पहला हमने पहुंचाया था बॉम्बे से वाइजैक की तरफ, फिर वहां से वापस गया था। दैट वाज नंबर 1। उसके बाद से आज तक हम करीब 1150 से टन से भी ज़्यादा हम ये अभी तक डिलीवर कर चुके हैं ऑक्सीजन। जिन स्टेट्स में गई हैं उसमें यूपी है, जिसको काफ़ी डिमांड थी, वहाँ पे हमने पहुँचाई है। बहुत ट्रिप्स हमने वहाँ पे करें। इनकी ज़्यादातर बोकारो से ट्रेन जाती हैं। मध्य प्रदेश है हमारा, तेलंगाना में स्टार्ट हो गया है, दिल्ली, हरियाणा, इस तरीके से हमारे कई प्रदेश, महाराष्ट्र, इन 6 प्रदेशों में फिलहाल जा रहा है। और भी जहां जहां से रिक्वायरमेंट आ रही है, हम पूरे तैयार और मुस्तैद बैठे हैं। जैसे ही हमें रिक्वायरमेंट मिलेगी हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे। आप ये मान के चलिए कि करीब जब हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो उस वक्त 6 ट्रेन इस वक्त भी क्रिस क्रॉस करके इंडिया के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं और ऑन द रन है। करीब 390 टन के आसपास का ये टनेज लेके रेलवे ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाएगा, स्टेट्स को देगा। उसके बाद जिम्मेदारी स्टेट्स की होती है। केंद्र जो होता है उसको मुहैया कराता है, उसको क्या करना है वो स्टेट्स करते हैं, हम उनको ला के दे देते हैं। फिर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स उसको जैसे यूज करना चाहें अपनी बेस्ट पॉलिसीज के साथ वो यूज करते हैं। अभी भी 6 ट्रेन चल रही 390 टन के साथ साथ, और इसमें करीब 25 टैंकर हैं जो इस वक्त हैं हमारे, जो ट्रक चल रहे हैं। अभी तक करीब हम 80 टैंकर के आसपास डिलीवर कर चुके हैं, जो कि, और ये ऑपरेशन एक्सपैंड ही होना है। जैसे चैलेंजेस हैं, रेलवेज ने हमेशा ये रहा है, माना है पिछले 1.5 साल से भी, कि जब जब समस्या आएगी हम उससे ऊपर उठेंगे। जितनी टफ समस्या आएगी हम उससे भी ज़्यादा टफ बन के दिखाएंगे। ये युद्ध हमें जीतना है। ये केवल हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, देश की लड़ाई है। और इस युद्ध में, कोरोना के अगेंस्ट युद्ध में, जीत देश की होगी। कम वोट में, आज भले ही हमें हो सकता है थोड़ा सा एक कदम पीछे कैसे लगे कि कोरोना ने प्रतिशत दिया हो, पर जीत देश की होगी, देश के लोगों की होगी, देश के इस विश्वास की होगी कि कुछ भी होगी हम किसी भी समस्या का पार लगा सकते हैं, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। अभी दिल्ली में इतनी चैलेंजेस थे, अभी आज कल तक हमारे सुबह करीब 6 बजे 6-7 बजे तक 200 टन ऑक्सीजन पहुंचेगी, और ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है। अभी वो हापा से एक लाइन स्टार्ट हुई है, दूसरी दुर्गापुर से। आगे वाले समय में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी, रेलवे सबकी समस्या और सबकी लिए ऑक्सीजन लेके पहुंचेगी। आपने एकदम सही बात की नारायण साहब। मैं डॉक्टर युगल मिश्रा के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक और जवाब ले लेता हूं, और वो थोड़ा सा हम सब लोगों को हालात क्लियर करने में मदद करेगा। देश के अलग अलग हिस्सों से ये बात कही जा रही है कि वक्त पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। हालांकि रेलवे इस देश का हिस्सा है, हम सब जनता, इंडिविजुअल भी इस देश का ही हिस्सा है। जीतना देश को है, इंडिविजुअल सब अपनी कोशिशें यहां पर कर सकते हैं। मेरा सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है।
पहला सवाल तो ये है कि कुल कितनी ऑक्सीजन एक्सप्रेस पूरे देश में इस वक्त चल रही हैं और कुल कितनी अब चलाने की तैयारी है? पेंडेमिक अभी ओवर नहीं हुआ है, कह रहे हैं इसका पीक आने वाला है। दूसरा, इसी के साथ कनेक्टिंग ये कि क्या ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रेलवे को किसी सर्टेन स्पीड लिमिट में बाउंड होकर चलना पड़ता है, जिसके चलते वक्त लगता है? देखिए, आपके 2-3 प्रश्न हैं, मैं प्रयास करूंगा अलग अलग बताने का। अभी तक हमने 20 जर्नी कंप्लीट कर ली हैं लोडेड। आप मान के लिए ये जो 20 मतलब ऑलमोस्ट डबल होती हैं कि एक तरफ तो खाली टैंकर जाता है और फिर उसको लेके आता है, दोनों तरफ से। जैसे बाकी गुड्स ट्रेन होती हैं या पैसेंजर जर्नीज होती हैं, वो ट्रेन दोनों तरफ से सामान लेके आती जाती हैं, पर इसमें एक ही तरफ से हम ऑक्सीजन लेके आते हैं, फिर खाली टैंक वापस पहुंचाते हैं। तो 20 हमने लोडेड गाड़ियां पहुंचाई हैं, नंबर 1। और ये 6 लोडेड ट्रेन अभी रास्ते में हैं, तो 26 हो जाएंगी कल सुबह दोपहर तक हो जाएंगी 26। कितनी आगे चलेंगी? हमने तो शुरू से बोला कि रेलवेज देश के लिए, स्टेट अथॉरिटीज की मदद के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। जितनी रिक्वायरमेंट आएगी हम उतनी करेंगे। टिल चैलेंजेस हमारे यहाँ भी है, कोविड की प्रॉब्लम सब जगह है देश में, उसके बावजूद कम वॉट में रेलवेज वुड नॉट लेट द नेशन डाउन। जब तक रिक्वायरमेंट आती जाएगी रेलवे करता जाएगा 24/7 365 डेज अ वीक। एज फार एज स्पीड की आपने बात करी, यस, इसकी स्पीड जो ऑपरेशंस होते हैं हम एज फास्टेस्ट ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ रास्ते में जहां पे स्पीड कॉरिडोर्स की, जैसे दिल्ली दुर्गापुर वाला रास्ता, स्पीड हमारी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, 60 के आसपास भी होती है, 50 के आसपास भी हो सकती है, थोड़ा ज्यादा फास्ट होने का प्रयास होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो हमारा है, कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां पे टनल्स हैं या घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं या ईस्टर्न घाट जाना है, या कहीं आपकी कुछ और ज्योग्राफिकल ऐसी सिचुएशंस हैं, तो ऑब्वियसली स्पीड थोड़ी स्लो करनी पड़ती है। पर नो डाउट रोड के माध्यम से कंपैरिजन में, जिस लंबे रास्ते ये हैं, रोड की जर्नी अगर 3 दिन लेगी तो ट्रेन की जर्नी 1.5 या 2 दिन लेगी। तो दिस इज फास्टेस्ट मोड अवेलेबल, और फास्टेस्ट मोड पे हम चलाने का प्रयास करते हैं। इन ट्रेन को प्रायोरिटाइज हम करते हैं इनको, कि सो दैट फास्टेस्ट इस गुड्स ट्रेन को हम पहुंचाएं, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ प्रायोरिटी थिंग, और ये सबसे पहले हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए प्रायोरिटी है और सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर युगल मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर युगल मिश्रा, डीजे नारायण साहब एडीजी रेलवे हमको तमाम जानकारियां दे रहे थे। हम एज एन इंडिविजुअल, एक आम नागरिक के तौर पर यह जरूर जानते हैं, और पिछले कुछ दिनों में लगातार कई प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते, पेपर और अखबार पढ़ते हुए तमाम वरिष्ठ डॉक्टर्स के साथ हम ये समझ पाए हैं कि ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल है वो अस्पतालों में कितना ज्यादा जरूरी है, और हमारे अस्पताल बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसमें ऑक्सीजन के मामले में कितना कमजोर रहे थे। ये एक चीज निकलकर सामने आई है जिसको हम आगे कैटर जरूर करेंगे। लेकिन क्या ऑक्सीजन को लेकर जो मारामारी इस वक्त मची हुई है कोविड के हर मामले में, क्या ऑक्सीजन उतनी ही जरूरी है जितना हमें दिखाई पड़ रहा है, या हम कोई ऐसे उपाय जरूर कर सकते हैं जिससे ऑक्सीजन को लेकर ये जो केओस है, जो मारामारी है, जो डिलीवरी में तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं, उसको हम दूसरे प्रयासों से निपट सकते हैं? डॉक्टर युगल मिश्रा जी नमस्कार। निश्चित रूप से जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड महामारी में जब लंग्स खराब होते हैं, या कि उसको हम कहते हैं कोविड निमोनिया, और लंग्स जब 50, 60, 70% काम करना बंद कर देते हैं, तो निहायत ही एक ही चीज हमारे पास रहती है, वह ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का उपयोग, जैसा कि आपने प्रश्न किया, किस तरह से किफायती तौर पर किया जाए जिससे कि कम से कम ऑक्सीजन में ज्यादा से ज्यादा मरीजों को बचाया जाए। अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसमें हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं जब लंग्स बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो वो जो हाई फ्लो ऑक्सीजन होती है उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बाईपैप कहते हैं। बाईपैप के द्वारा ऑक्सीजन की जो जरूरत है वो कम होती है, लेकिन ये वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना कि हाई फ्लो। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। हो सकता है कि ये महीने, साल भर में इस तरह की टेक्नोलॉजी और आए जिसमें कि हम नॉन इन्वेजिव रूप में जो ऑक्सीजन है वो पेशेंटों को प्रोवाइड करें, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा ना हो, इफेक्टिव ज्यादा हो। लेकिन अभी आज की तारीख पर यदि लंग्स बहुत ज्यादा खराब है और किसी का सैचुरेशन 60% है, 65% है, निश्चित रूप से उसको हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, और उसके लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है।
बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन की। लेकिन अभी जो लोगों के सवाल मेरे सामने आ रहे हैं, मेरे साथ कई सारे गेस्ट भी जुड़ेंगे जिनके सवाल होंगे तो आप उनके जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल बहुत सारे लोगों की तरफ से आया है कि इस पेंडेमिक के दौर में एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जैसे मैं यहां पर बैठा हूं, अगर मैं भी इतनी सारी खबरें सुन रहा हूं और मैं भी कहीं जाता हूं तो मेरे भी दिल में कई बार ऐसी चीजें आने लगती हैं कि क्या मुझे किसी तरह की जुकाम का असर तो नहीं हो रहा, क्या मेरा बदन टूट तो नहीं रहा है। और ये कुछ फॉल्स अलार्म की तरह होते हैं जो कि फिर रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, हालांकि कोविड तो नहीं है। एंग्जाइटी से कैसे निपटे आज का इंसान, क्योंकि डेली करीब 3.5 लाख से ऊपर मामले आ रहे हैं, 3,500 के करीब के लोगों की डेथ भी हो रही है। हम इस सब से निपटे कैसे, डॉक्टर युगल मिश्रा? निश्चित रूप से एंग्जाइटी एक बहुत ही अहम हिस्सा होता जा रहा है इस पेंडेमिक का आज की तारीख पर, और वो इसलिए लाजमी है कि जिस तरह से फैमिलीज में सारे मेंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और जिस तरह से सोसाइटी में ये एक भयावह रूप ले रहा है, निश्चित रूप से ये स्वाभाविक है कि हर आदमी इससे डरा हुआ है। अब ये है कि किस तरह से हम जाने, आज की तारीख पर यदि किसी को फीवर आता है या कॉफ शुरू हो जाता है या कि उसको डायरिया हो जाता है या कि उसकी स्मेल चली जाती है, निश्चित रूप से उसको हम कोविड ऐसे फर्स्ट लाइन ऑफ पीजी समझेंगे, उसको किसी और की तरफ नहीं जा सकती। तो ये जरूरी है कि हम इस स्थिति पर जब हमें लगता है कि कंटिन्यूअस 2 दिन 3 दिन फीवर आ रहा है, खांसी आ रही है, तो हमें टेस्टिंग बहुत जरूरी है। टेस्टिंग से हमें 2 चीजें होती हैं। लोग ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग रिपोर्ट 48 घंटे में आती है, 3 दिन में आती है, जैसे भी आए, लेकिन 2 चीजें बहुत जरूरी है। यदि टेस्टिंग से ये पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति कोविड का पेशेंट है, तो एक तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाता है, दूसरा वो और लोगों को इन्फेक्ट करने से बचाता है, क्योंकि अपने आप को घर में आइसोलेट कर लेता है, मास्क घर में लगाता है, अपने घर के जो लोग हैं उनसे कहता है कि आप दूर रहिए। तो ये जो जब कभी भी किसी को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो हमें आज की तारीख पर, खास करके दिल्ली जैसे शहर में जहां पर इतने ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, हमें कोविड एज ए फर्स्ट लाइन लेना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि टेस्ट कराएं, अपने आप को आइसोलेट करें और ट्रीटमेंट शुरू करें। टेस्ट कराएं, आइसोलेट करें, ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ें। और डीजी नारायण साहब मेरे साथ एडीजी रेलवे इस वक्त जुड़े हुए हैं। नारायण साहब, एक बड़ी वर्क फोर्स है, एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स रेलवे के पास है। जैसे डॉक्टर युगल मिश्रा कह रहे थे कि हम अपना टेस्ट कराएं, खुद को आइसोलेट करें और तमाम चीजों का पालन करें। इस वर्क फोर्स को आज के पेंडेमिक के दौर में जब रेलवे पर एक दोहरी जिम्मेदारी आ गई है, उस वर्क फोर्स को न केवल उस दोहरी जिम्मेदारी को निभाने के लिए लगाना है, साथ ही उसको फिट भी रखना है, क्योंकि अगर फिट रहेगी वो फोर्स तो कहीं अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएगी। क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? देखिए, लाइक ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे यहाँ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एस्टैब्लिश्ड हैं। वी वेयर मास्क, और हम सब लोग ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ द स्टाफ है, मैन पावर है। रेलवेज इज वन फोर्स जिसमें कि एवरेज, जैसे कि इट्स नॉट अ कॉर्पोरेट, इट इज अ वर्किंग फोर्स। मेन वर्क इज ट्रेन चलाना। ट्रेन चलाने के लिए आपको गार्ड चाहिए, ड्राइवर चाहिए, सेफ्टी के लिए लोग चाहिए, सिग्नलिंग पीपल चाहिए, ट्रैक मेंटेनेंस के लोग चाहिए। तो कई लाख लोग रोज ऑपरेशनलाइज रहते हैं। आज के दिन में भी हम करीब 17,000 के आसपास ट्रेन रोज चल रही, मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी मिला के। 17,000 इवन टुडे, यस, करीब 8-8,500 गुड्स ट्रेन और बाकी पैसेंजर ट्रेन, सबअर्बन ट्रेन, लोग इतने ऑपरेट कर रहे हैं। तो रेलवेज इज ऑलवेज द लाइफलाइन ऑफ द कंट्री। आज के दिन में भी आप जैसे आप बात कर रहे हैं, इसमें एक छोटा लिंक बताऊंगा। लगातार 8वां महीना ऐसा है कि हमने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं गुड्स ऑपरेशन के, फ्रेट डिलीवरी के। सीमेंट की सप्लाई, कोल की सप्लाई, अनाज की सप्लाई, कारों की सप्लाई, आप जिसकी बात करें, इट शोज द इकोनॉमीज इज स्टिल मूविंग। रेलवेज उसमें साथ में लगा हुआ है। और ऑक्सीजन एक्सप्रेस इज एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हम चैलेंज ले रहे हैं, कैसे भी करना है। तो वी विल डू टिल द लास्ट मैन, कम वॉट में अपने आप को हिफाजत में रख के और ऑपरेशनलाइज करा के, रोटेशन करके, बहुत तरीके हैं। मेरी दुआएं सर रेलवे के साथ लगातार है, क्योंकि मैं खुद इस शब्द का समर्थन नहीं करूंगा, टिल द लास्ट मैन। मैं चाहूंगा पूरी रेलवे वर्कफोर्स लगातार लगी रहे, क्योंकि आज देश को जरूरत है हम सब की, और खास तौर पर रेलवे की। आप लोग हमारे साथ बने रहे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तमाम और सवाल हमारे जहन में है जो अपने एक्सपर्ट से हम पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।